सभी को नमस्कार। आज के स्वधर्म सम्मेलन बासार में मंच पर उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, ऑर्गेनाइजिंग टीम और सभी यहाँ पे उपस्थित समाज के शक्ति, सज्जन शक्ति, मातृशक्ति और युवा शक्ति, आज के कार्यक्रम में इतने बारिश में भी आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ एक साथ बैठे हैं, कुछ विचार से, कुछ विश्वास से, कुछ चिंता करके यहाँ पे आए हैं और बैठे हैं। ये आपका एक संगठित शक्ति का एक रूप है। समाज संगठित होना बहुत जरूरी है। जब संगठित होंगे तभी हम अपने आप को संभाल सकेंगे, उसके बाद अपने समाज और देश के लिए भी कुछ कर सकेंगे। एक कहावत है जो सच है, बटेंगे तो घटेंगे। इतिहास गवाह है, जहां जहां हम अलग अलग हुए, बट गए हैं, वहां घटा है या फिर खत्म हो गया है। तो इसलिए हम सभी को समाज का शक्ति को समझना पड़ेगा। समाज क्या है वो समझना पड़ेगा। जब आप संगठित नहीं होंगे तब आप कमजोर होगा, हमारा परिवार टूटने लगेगा, हमारे अंदर भेदभाव होने लगेगा। इसी कारण हमारे अंदर लालच पैदा होगा, इसी कारण हमारा समाज बिखर जाएगा और खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारा समाज को समझना पड़ेगा। हमारा समाज पूरे जैसे शरीर है वैसे ही हमारा समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब आपके पाँव में जब कांटा चुभ जाता है तो दर्द जो होता है पूरा बदन में एहसास होता है उस दर्द का। ये हाथ जो है कितना कांटा चुभ गया है वो निकालने के लिए कोशिश करता है। ये आँख जो है वो अपना पाँव में देखता है और दर्द जब ज़्यादा होता है ये मुख जो है चिल्लाता है दर्द से, तो पूरा शरीर काम करने लगता है, चिंता में पड़ जाता है और तकलीफ होता है। वैसे ही एक समाज जब तकलीफ होगा तो पूरा समाज को ही झेलना पड़ेगा। तो इसलिए अपना समाज को हमें समझना पड़ेगा। अभी लोग मजाक मजाक में जरूर कह देते हैं हम तो इसी समाज का है, हमारा समाज बहुत अच्छा है, हम मरेंगे मिटेंगे ये समाज के लिए ही मरेंगे, ऐसा कहता है। इतिहास में जरूर लोगों ने ऐसा किया है, कितने अपना समाज के लिए बलिदान किया है। लेकिन अभी का समय हमें समाज के लिए मरना नहीं है, हमें समाज के लिए जीना है। अपना नित्य जीवन हर दिन समाज के लिए कुछ दे सकता है कि नहीं, ये हमें सोचना है। समाज को पूछे मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन समाज को कभी उल्टा नहीं पूछना है समाज अब हमको क्या दे सकता है। समाज आपको कुछ ना कुछ देता ही है, ये देश समाज आपको बहुत कुछ देता है, लेकिन बदले में हम भी क्या दे सकता है ये आपको सोचना पड़ेगा। हमारा समाज के लिए हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमसे ही ये समाज जुड़ा है। मेरा पहचान ही समाज का पहचान है और समाज का पहचान ही ये राष्ट्र का पहचान है। ये राष्ट्र का अस्मिता जो आइडेंटिटी है वो समाज के संस्कृति, परंपरा और इतिहास से जुड़ा है। और यही भाव से ही हम सबको भी याद दिलाता है कि मैं एक राष्ट्र का एक सदस्य हूँ। इसलिए मनुष्य के जीवन में, हम सब के जीवन में जब चिंतन करना है, परिवर्तन करना है या संगठित करना है तो
अपना धर्म, संस्कृति, परंपरा और इतिहास को समझना पड़ेगा। वैसे भारत राष्ट्र की बात करें तो बहुत पुराना इतिहास रहा है अपना भारत का, प्राचीन इतिहास और बेहद गौरवशाली रहा है। संसार में बहुत सारे सभ्यताएं आए, कहीं खो गए, नष्ट हो गए। यूनान आया खत्म, बेबीलोन आया खत्म, मेसस आया खत्म, ऐसे कई कई सभ्यताएं आए, लेकिन अपना भारत का जो अस्तित्व है, पहचान है, सभ्यता है, अभी तक बना हुआ है। क्योंकि हम भारतवासी, हम सबका सुख चाहता है, सबका दुख को मिटाने के लिए सोचता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, कोई बीमार ना हो, सभी खुशी से रहे, यही चाहता है। उदार चरिता नाम तु वासुदेवा कुटुंबकम। ये संसार में हमारे लोग जितने भी संसार में है, जीव जंतु से लेके पेड़ पौधा से लेके सबको हम एक मानता है। सभी एक जीव जंतु है, अपना ही परिवार का एक हिस्सा है। ऐसा मानने के कारण ही हमारा भारत का सभ्यता अभी जिंदा है। जैसे बच्चे जब जन्म होता है, जन्म होते कोई छू देता है तो वो रोने लगता है। जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो सबसे पहले अपना माँ का साथ जुड़ता है। फिर और थोड़ा बड़ा होता है, घर का परिवार के साथ में जुड़ जाता है। जब चलने फिरने लगता है, आस पड़ोस भी घूमने लग जाता है, और ऐसे करके पढ़ाई लिखाई करता है और देश दुनिया घूमता है। इसी तरह एक व्यक्ति का जीवन जो है, एक इंसान का जीवन जो है आगे बढ़ता है। वैसे ही हमारा ये सोसाइटी है, ऐसे ही आगे बढ़ता है। समय के साथ हमारा सोसाइटी भी चलता है। और ये सोसाइटी जो है, कहा है उन्होंने भी, ये कोई किसी ने नहीं बनाया, कोई महाराजा ने नहीं बनाया, कोई नेता ने नहीं बनाया, कोई महान आदमी ने नहीं बनाया। ये समाज हमारा पूर्वजों ने बनाया है, हमारा दादा परदादा ने बनाया है। उन्होंने हजारों साल संघर्ष किया है, मेहनत किया है, असफल हुए होंगे, फिर सफल हुआ। उन्होंने करते गए, सोचते गए और हमें सिखाते गए। जनरेशन टू जनरेशन सिखाते सिखाते ही ये समाज बना है। इतना सुंदर संस्कृति हमें दिया है। ऐसा जीने का तरीका जो धर्म कहते हैं, वो जीने का तरीका हमें सिखाया है। ये कोई नहीं सिखाया, हमारे पूर्वज ने ही सिखाया है। कोई मंदिर जाता है, मूर्ति का पूजा करता है, कोई पत्थर को पूजा करता है, कोई पेड़ पौधा को पूजा करता है, कोई सूर्य को पूजा करता है, सभी पूजा करता है, लेकिन बदले में क्या मांगता है? वही हम सब खुश रहे, सभी सुख रहे और हम सब एक हैं। यही हमारा मूल्य मंत्र है, यही तो हमारा धर्म है, यही हमारा सनातनी धर्म है, इंडिजिनस धर्म है, सत्य धर्म है और मानवता का धर्म है। और ये जितने भी पूजा पाठ होता है, सभी इस भूमि में होता है। इस भूमि पे ही सूर्य उगता है, उसकी हम पूजा करते हैं। इस भूमि में ही जल बहता है, हवा है, पेड़ पौधा है, पूरे प्रकृति है, उसकी हम पूजा करता है। ये भूमि ही हमें पूरे संपूर्ण भारत, अरुणाचल से लेके जितना भारत वर्ष है, सबको एक करता है। ये भूमि करता है। इसलिए तो हम इस भूमि को भारत माता मानते हैं, इसलिए तो हम इसकी सम्मान करते हैं और पूजा करते हैं। ये पुण्य भूमि कहलाता है, देव भूमि कहलाता है। स्वयं भगवान ने भी इस भूमि में जन्म लिया है, कर्म भूमि है। तो ये भूमि से ही हमें एक राष्ट्र का पहचान दिलाता है। ये राष्ट्र, अपना भारत राष्ट्र, इतिहास देखेगा
तो विश्व गुरु कहलाता था। हमारा भारत एक समय सोने का चिड़िया कहलाता था। गाना भी है, जहाँ दाल दाल पे सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या कमी था अपना भारत में? ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, गीत संगीत में भी भारत आगे था। साइंस, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, हर चीज में भारत आगे था। नालंदा यूनिवर्सिटी, वहाँ में कितना ज्ञान का भंडार था, पूरा विश्व में पढ़ने आते थे। और अपना आयुर्वेद, फादर ऑफ आयुर्वेद अपना भारत का है। उस समय प्राचीन काल में भी सर्जरी होता था, फादर ऑफ सर्जरी अपना भारत का है। और साइंटिस्ट में देखे, मैथमेटिशियन देखे, बहुत सारा है। आर्यभट्ट का तो नाम ही सुना होगा, जिन्होंने जीरो दिया है। वो बिना जीरो का क्या होता अभी का समय में। आर्यभट्ट ने ही सोलर सिस्टम के बारे में बताया, अर्थ और मून का डिस्टेंस के बारे में बताया है। एक दिलचस्प बातें है वो वेस्टर्न कंट्रीज का, गैलीलियो का। गैलीलियो ने कहा था ये धरती जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है। ये धरती जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है, लेकिन कहीं किताब में लिखा है ये धरती नहीं, सूर्य जो है धरती का चारों ओर घूमता है। तो गैलीलियो को गलत ठहरा दिया, उसको ठीक से दंड भी दिया, पनिशमेंट दिया, और ऐसे करके गैलीलियो को मार ही दिया। तो ऐसा सोच था वेस्टर्न कंट्री का। लेकिन हमारा भारत तो आर्यभट्ट ने पहले ही बताया है। अभी का जो डिस्टेंस, जो ईयर है 365 प्लस कुछ है, वो आर्यभट्ट ने उस समय ही बताया है। थोड़ा सा ही कम ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा भारत था अपना भारत, कुछ कमी नहीं। तो जैसे आपका घर बहुत खुशहाली होगा तो दुश्मनों का नज़र पड़ता है, वैसे ही भारत में भी बाहर के लोग आने लगे। वास्को दा गामा आया, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया बोलता है, लेकिन वो भारत को ढूंढते ढूंढते ही अमेरिका को पता चला। फिर तुर्की मुसलमान आया, मुगल आया, और चंद मुट्ठी भर अंग्रेज, ब्रिटिश लोग आया, बिजनेस करने के लिए आया भारत में। तो ऐसे करके अपना भारत में सभी लोग आने लगे, व्यापार करने लगे, और धीरे धीरे भारत को ही लूटा और गुलाम बना दिया। मैं पूरा इतिहास नहीं दोहराऊंगा। 1835 को ब्रिटिश ऑफिसर आता है, लॉर्ड मैकोले। वो आता है, पूरा भारत घूमता है। वो देखता है भारत तो सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है। फिर ये भारत को कैसे राज करेगा, इस भारत को कैसे गुलाम बनाएगा, वो चिंता में पड़ जाता है। और अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कहता है ये भारत देश को गुलाम बनाना है तो ये भारत का जो बैकबोन है उसको तोड़ना पड़ेगा। और अपना भारत का बैकबोन क्या है? वही अपना कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल स्पिरिचुअल हेरिटेज, जो धर्म संस्कृति है, वही भारत का बैकबोन है। तो उसी को तोड़ने के लिए वो मैकोले जो है प्रपोज करता है, सबसे पहले भारत का जो एजुकेशन सिस्टम उसको ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद भारत का जो कल्चर है, रीति रिवाज है, उसको ख़त्म करना है। उसके बाद जो भारत का जो स्वाभिमान है, जो गर्व से महसूस करता है, उसको तोड़ना है। आत्मनिर्भर जो भारत है उसको तोड़ना है। ऐसा करके प्रपोज करता है अपना ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उसी समय ही यहाँ इंग्लिश पढ़ाना शुरू होता है। भारत का जो गुरुकुल रहा करता था उसको जला देता है, बंद कर देता है, और कुछ किताब देके अपना कल्चर को भी कन्वर्जन करने लगता है। ऐसे करते करते अपना भारत को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है और भारत को लगभग 200 साल तक गुलाम बना के रखता है।
स्वामी विवेकानंद जी कहता है, भारत को अगर फिर से पहले की तरह विश्व गुरु बनाना है तो व्यक्ति निर्माण करना होगा। व्यक्ति निर्माण करने से ही राष्ट्र निर्माण होगा। मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग। तो यही मंत्र को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने समझा। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना किया। उद्देश्य क्या है, काम क्या है? यही 4 वर्ड्स है, व्यक्ति निर्माण करो और वही व्यक्ति जो है राष्ट्र निर्माण करने में काम करेगा। यही अपना आरएसएस का टारगेट है, उद्देश्य है। तो ये 1925 को बना, अभी बताया है 100 इयर्स हो गया। पहले से आरएसएस के बारे में चर्चा रहता है, अभी भी चर्चा है। 100 इयर्स हो गया तो और मीडिया में भी आता है, सुनता है, चर्चा है। लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं ये आरएसएस क्या है, करता क्या है, बनाया ही क्यों है। कोई कोई वीडियो में देखता है, कहीं किताब में पढ़ता है या गूगल में पढ़ता है, समझने का कोशिश करता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आरएसएस को इस तरह से नहीं समझ पाएगा। आरएसएस को समझने के लिए आरएसएस में जुड़ना पड़ेगा। जुड़ के साथ में काम करने से ही धीरे धीरे समझ में आएगा। आरएसएस का सेकेंड चीफ गोलवारकर जी, जिन्हें प्यार से गुरु जी कहता है, उन्होंने भी खुद कहता है मैं भी आरएसएस को थोड़ा थोड़ा समझा हूँ। क्योंकि आरएसएस का काम ही एक साधना है, एक तपस्या है, और जितने भी उसमें जो काम करता है खुद को समर्पण करके काम करता है। जिन्होंने आरएसएस को बनाया, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उन्होंने तो अपना पूरा जिंदगी आरएसएस को दे दिया। डॉक्टर बना है, उन्हें नौकरी भी मिला, ऐशो आराम का जिंदगी जी सकता था, फिर भी अपना समाज का, अपना सोसाइटी का हालत को देखते हुए, पूरा देश का हालत को देखते हुए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और आरएसएस के लिए ही काम करना समझा और 1925 को आरएसएस बनाया। ये डॉक्टर केशव बलिराम जब छोटा था, छोटा बालक था, तब से उसका अंदर में समाज के प्रति, देश के प्रति बहुत ही गहरा असर था। एक बार ब्रिटिश रानी का 60 इयर्स का एक सेलिब्रेशन हो रहा था। हर जगह लड्डू मिठाई बांट रहा था। वो मिठाई लड्डू जो है वो बालक हेडगेवार को भी मिला, तो उन्होंने मिठाई को सीधा कचरा में फेंक दिया और कहता है ये गुलामी का मिठाई मैं क्यों खाऊंगा, जिन्होंने मुझे गुलाम बनाया है उसका मैं मिठाई खाऊंगा नहीं। एक बार वही बालक हेडगेवार का स्कूल में एक ब्रिटिश ऑफिसर आने वाला था। तब उस समय वंदे मातरम कहना एकदम कानूनी जुर्म था, सबको जेल में डाल देते थे, एकदम मारपीट कर देते थे। तो जिस दिन ब्रिटिश ऑफिसर आने वाला था, उसका स्वागत वंदे मातरम चिल्ला के किया। सब बच्चा लोग, इस क्लासरूम का बच्चा लोग वंदे मातरम चिल्ला के वो ब्रिटिश ऑफिसर का स्वागत किया। और ये जो जितना प्लानिंग था वो छोटा बालक हेडगेवार का था। वो हेडगेवार जब 11-12 साल के थे, एक ही दिन में उस समय का बीमारी के कारण उनका माँ पिताजी भी गुजर जाता है। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकता है क्या हुआ होगा वो लड़के के ऊपर में, जिसका माँ पिताजी एक ही दिन में गुजर जाता है। फिर उन्होंने अपना गरीबी को झेला है और आगे जाके डॉक्टर पर सोचा। डॉक्टर पढ़ने के लिए कोलकाता जाता है। उस समय कोलकाता में फ्रीडम फाइट्स बहुत चल रहा था, उसमें भी भाग लेता है। डॉक्टर भी पढ़ाई कर रहा था और फ्रीडम फाइट्स में भी उन्होंने भाग लिया। एक संगठन था अनुशीलन समिति बोल के, उसमें उन्होंने एकदम बढ़ चढ़ के काम किया
और 1914 को डॉक्टर भी पढ़ाई करके ख़त्म किया। बाद में डॉक्टर पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में उस समय संगठन कांग्रेस था, कांग्रेस में भी जुड़ता है। उस समय के नेता गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, ऐसा कई नेता थे। वो लोग का साथ में ये डॉक्टर हेडगेवार जो है काम करता है और 1 साल के लिए जेल भी जाता है, लेकिन उसका मन में अलग ही चिंता रहता है। जेल में जाके भी वो चिंता करता है, हमारा भारत कब आजाद होगा? अगर आजाद हो भी गया तो क्या गारंटी है हम फिर से गुलाम बन जाए? तो ये गारंटी कौन लेगा? क्योंकि भारत का समाज का हालत ही ऐसा था। जो भारत धर्म, संस्कृति, परंपरा इतना श्रेष्ठ था, इतना अच्छा था, फिर भी गुलाम हो गया। कैसे हुआ? जो भारतवासी इतना अच्छा मॉरल कैरेक्टर वाला, नीतिवान था, गुणवान था और राजा महाराजा एकदम बलशाली पराक्रम था, फिर भी गुलाम हो गया। और भारत का जनसंख्या, जो पॉपुलेशन कहते हैं, उस समय भी इतना ज़्यादा था, फिर भी मुट्ठी भर अंग्रेज आके कैसे गुलाम बनाया? इसका चिंता कौन करेगा? कारण किसका है? वो मुसलमान का कारण है क्या, या वो ब्रिटिश का कारण है क्या? वो दोनों का तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा कमियां जो है डॉक्टर जी के मन में आया, कारण जो है हमारे अंदर ही था। क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो एकदम आत्माहीन हो गया था। हम जो है दूसरे के इशारे पे चल रहे हैं, अपना खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं। जैसे 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इंग्लैंड का तरफ से हम लोग को भारतीय लोग, कितने हजारों भारतीय लोग लड़ने गए। क्यों गए? क्या जरूरी था? 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ। हजारों बूढ़ी बच्चे सबको गोलियों से भून डाला। ऑर्डर देने वाला ब्रिटिश ऑफिसर था, लेकिन गोली चलाने वाला अपना लोग भी था। वो किस लिए? और जब खिलाफत मूवमेंट बोल के तुर्की में शुरू हुआ, तुर्की का मुसलमान के लिए खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ, वो मूवमेंट जो है अपना भारत में भी कर रहा था। जरूरी क्या था अपना भारत के लिए, अपना भारत में करने का? तो मेरा कहने का मतलब है, हमारा भारत जो है, भारतवासी जो है आत्माहीन हो गया था, दूसरे के इशारे पे चल रहे थे। और दूसरा कारण था स्वार्थ हो गया था, लालची हो गया था। हमको सब कुछ मिल रहा है तो सही है, लेकिन मेरा पड़ोसी को तकलीफ हो रहा है, उससे कुछ मतलब नहीं। ऐसा करके हमारा समाज जो है असंगठित हो गया। जो एक समाज था वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, अलग अलग हो गया। इसी कारण तो गुलाम बना पाया। तो ये फिर से अपना स्वाभिमान को फिर से कैसे ठीक करेगा? भारत को कैसे स्वावलंबी बनाएगा? सुसंगठित कैसे बनाएगा? तो ये काम कौन करेगा? तो डॉक्टर हेडगेवार ने ये काम मैं खुद करूंगा बोल के उन्होंने 1925 को आरएसएस का स्थापना किया। आरएसएस अभी 100 साल हो गया। 100 साल का जर्नी में इतना आसान नहीं था। भारत आजाद होने के बाद आरएसएस को 3 बार बैन हुआ। सबसे पहला बैन जो है 1948 को, गांधी जी को कोई मार देता है तो उसका ब्लेम जो है आरएसएस के ऊपर आता है। आरएसएस का चीफ गोलवालकर जी, उसको भी जेल में डाल देता है।
और आरएसएस में जितने काम करने वाले हैं सबको मारपीट करता है, जुल्म करता है और जेल में डालता है। जब कुछ सबूत नहीं मिला, जब सबूत नहीं मिला तो आरएसएस को बैंड से हटा देता है और गोलवालकर जी को भी जेल से रिहा करता है। तो जो गोलवालकर जी है जेल से निकलने के बाद यही कहता है, जो हो गया सो हो गया, अभी अपने देश के लिए फिर से काम करना है। जिन्होंने भी हमें तकलीफ दिया है वो कोई और नहीं है, हमारा समाज के ही लोग हैं, तो उनके साथ में मिलकर काम करना है। आगे कोई दूसरा होता तो बदला लेने के लिए सोचता, लेकिन आरएसएस समाज के लिए बना है, इस राष्ट्र के लिए बना है, तो राष्ट्र के लिए ही बात करता है। उस समय से ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है। तो ये 100 साल का जर्नी में आरएसएस ने कई संगठन बनाए। ये आरएसएस का संगठन नहीं है, आरएसएस का कार्यकर्ता ने जाके संगठन बनाया। भारतीय मजदूर संघ बनाया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनाया, कल्याण आश्रम बनाया, सेवा भारती बनाया, भारतीय जनता पार्टी बनाया, पहले जनसंघ था। तो ये आरएसएस ने नहीं बनाया, लेकिन आरएसएस का जो कार्यकर्ता है उन्होंने ये सब संगठन बनाया। और किस लिए बनाया? हमारे समाज में, हमारे देश के लिए जिस तरह जरूरी हुआ वैसे ही सोच के ऐसा कई संगठन बनाया। एक बार जब कश्मीर को कांग्रेस गवर्नमेंट पाकिस्तान को देने वाले थे तो श्यामा प्रकाश मुखर्जी वो गुस्सा हो गया। कांग्रेस में वो मिनिस्टर था, उसको छोड़ दिया और आरएसएस का चीफ के पास आया, गोलवालकर जी के पास आया। वो पूछा, आप नेता उठ जाइए, मैं आपको साथ दूंगा। तो गोलवालकर जी ने बताया, आरएसएस राजनीति नहीं करेगा, राजनीति के लिए आरएसएस नहीं बना है। फिर भी मैं तुम्हें 2 आदमी दूंगा, उससे आप जो करना है कर लीजिए। दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देता है। तो ऐसे करके वो लोग जनसंघ बनाता है, बाद में बीजेपी बनता है। तो कहानी ऐसा है, आरएसएस कभी राजनीति भी नहीं करता है। तो ऐसे करके आरएसएस ये 100 साल में कई काम किया है, लेकिन उसका बदले काम तो कर दिया, लेकिन उसका बदले कुछ मांगा नहीं, पूछा तक नहीं, मुझे कुछ वापस दीजिए। जब 1962 इंडिया चाइना वार हुआ, हमारा अंजौ डिस्ट्रिक्ट में ही वालोंग एरिया पूरा घुस गया, चाइनीज आर्मी पूरा घुस गया, भारत को पूरा कब्जा कर लिया, अंजौ डिस्ट्रिक्ट आधा पूरा कब्जा कर लिया। तब आरएसएस का कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत किया, साथ में लड़ाई नहीं किया, लेकिन राशन पानी पहुंचाना, ब्लड डोनेशन करना, ऐसा सेवा काम बहुत किया। तो उस समय का नेहरू जी ने खुश होकर 1963 का रिपब्लिक डे में आरएसएस को बुलाया और उसमें परेड करने दिया। रिपब्लिक डे में 3000 से ज़्यादा आरएसएस कार्यकर्ता ने उस रिपब्लिक डे में भाग लिया। तो ये पहला संगठन होगा और शायद आखिरी संगठन होगा जिन्होंने रिपब्लिक डे में परेड किया है। तब आरएसएस को ये जरूरी भी समझा, ऐसा नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में भी आरएसएस का काम चलना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र भी यही प्रकृति का उपासक है, प्रकृति की पूजा करते हैं, ये सब अपने हैं, अपना भाई बंधु है, उनके लिए भी कुछ करने के लिए सोचा। उसके बाद से धीरे धीरे आरएसएस का फुल टाइमर जो प्रचारक कहते हैं वो यहाँ आने लगे। धीरे धीरे यहाँ आरके मिशन बना, धीरे धीरे विवेकानंद केंद्र विद्यालय बना। ये स्कूल का मतलब है, मकसद है आपको अच्छा करना, आपको अच्छा व्यक्ति बनाना।
किसी से भी पूछ सकता है, बीकेबी पढ़ने वाला, उन्हें कोई कन्वर्ट किया है क्या? कोई नहीं किया। कोई अफवाह फैलाता है आरएसएस तो हिंदू बना देता है, ऐसा नहीं है। आरके मिशन अभी कब बना मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, 1962 वार के बाद ही बना होगा। आरएसएस का पहला फुल टाइमर प्रचारक वहां पराने आया था, उस समय पराने आया। आप सोच के देखिए, क्या उसने किसी को कन्वर्ट किया? इतना सारा बीकेबी में पढ़ के अभी अच्छा आदमी बना है, ऑफिसर बना है, अच्छा बिजनेसमैन बना है, अच्छा नेता बना है, क्या किसी ने उन्हें कन्वर्ट किया? नहीं किया। आरएसएस का मंत्र हमेशा से यही रहा, हिंदुवा सोदरा सर्वे, मामा दीक्षा हिंदू रक्षा, मामा मंत्र समानता। कहने का मतलब ये है कि जो भी हिंदू है, कहीं भी है, हम सब अपने हैं। कोई पतित, कोई ऊंच नीच, कोई अलग नहीं है। और इसका रक्षा करना और हमें एक समान लेके साथ में चलना, यही अपना आरएसएस का मंत्र रहा है। तो ऐसे करके 100 साल का जर्नी भी चला। आरएसएस को अभी लोग समझ रहे हैं और बहुत लोग जुड़ रहे हैं आरएसएस में, लेकिन हमें समझना होगा, जो जुड़ रहे हैं वो बाद में फिर चला ना जाए। हमें संभालना होगा, सतर्क रहना होगा। और 100 साल के कार्यक्रम में कई लोग जश्न मनाएंगे, लेकिन आरएसएस में ऐसा जश्न मनाने का जगह नहीं है। आरएसएस को उल्टा, कार्यकर्ता को उल्टा एक्स्ट्रा काम देता है 5 परिवर्तन के रूप में। वो समाज का ही काम है, लेकिन शुरुआत अपना कार्यकर्ता करेगा, समाज को अवेयरनेस देगा। सामाजिक समरसता, सोशल हार्मोनी कहते हैं, एक साथ रहो, भेदभाव नहीं करना है आपस में, एक साथ रहेंगे तभी समाज अच्छा रहेगा। तो ये अवेयरनेस आरएसएस सभी को दे रहा है। आरएसएस का चीफ सुदर्शन जी, वो कहता है संसार में महापाप अगर है तो वो जो भेदभाव करता है वो महापाप है, अनटचेबिलिटी जो कहते हैं। अभी का चीफ आरएसएस का डॉक्टर मोहन भगवत जी, उसका हर भाषण में यही कहता है सामाजिक समरसता के बारे में, उन्हें आप लोग जरूर देखना। और दूसरा परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन जो कहते हैं, परिवार अच्छा होना है। दीदी ने बताया है परिवार के बारे में, परिवार कैसा होना है। और तीसरा पर्यावरण संरक्षण, अपना इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है, ये अपना माताएं, उन्हें जरूर ध्यान देना पड़ेगा। प्लास्टिक का उपयोग कम करना है और पेड़ लगाना है। ये 2 चीज़ भी अगर करेंगे तो अपना पर्यावरण को कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो ऐसे ही कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन करता कोई नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं। तो ये आरएसएस का कार्यकर्ता भी ये अवेयरनेस को बार बार दे रहा है, अपना घर से शुरू कर रहा है और दूसरे को भी इनकरेज कर रहा है, पेड़ भी लगाओ, प्लास्टिक कम यूज़ कीजिए, ऐसा कह के। और चौथा स्वधर्म जागरण, स्वबोध, अपना स्व मतलब अपना क्या है उसको पहचानो। मेरा ड्रेस है उसको पहचानो, मेरा खान पान है उसको पहचानो, मेरा भाषा है उसको पहचानो, मेरा रीति रिवाज है उसको पहचानो। कहीं जाने से भी जो स्व का संस्कार कैसे मिलेगा, अपना बच्चा को, अपना आने वाले जनरेशन को ये अपनापन का जो पहचान है कैसे दे पाएगा, उसके लिए हमें काम करना है, ये स्वबोध। और 5वां नागरिक कर्तव्य, सिविक ड्यूटीज कहते हैं। अपना ड्यूटी है, संविधान में भी लिखा है, वोट मारना है और कई फंडामेंटल राइट्स है। उसके साथ साथ छोटा छोटा चीज़ हमें ध्यान देना है।
अक्सर युवा लोग रास्ते में ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेते हैं, जिसका पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, एक बाइक में 3-4 लोग बैठते हैं, हेलमेट नहीं पहनता है। ये सब छोटा छोटा बात है, लेकिन ये नागरिक कर्तव्य में आता है। तो ऐसा अवेयरनेस आरएसएस पूरे देश भर में, पूरा इंडिया में ये आरएसएस अवेयरनेस दे रहा है। ये 5 परिवर्तन के बारे में हर आरएसएस कार्यकर्ता इस तरह कार्यक्रम में अपना बात कह रहा है और लोगों को अवेयरनेस दे रहा है। तो आरएसएस का यही मूल मकसद है। आरएसएस का पहला शब्द ही राष्ट्रीय है। तो राष्ट्रीय के लिए जो भी काम होगा वो सीधा कनेक्शन आरएसएस का साथ होता है। आरएसएस ये मातृभूमि की नमन करता है, पूजा करता है, क्योंकि यही हमारा पहचान है। अभी हम ना जाने जीवन में खुद को कितना भी बदल लेंगे, कितने कपड़े भी बदल लेंगे, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलता है, वो अपना मातृभूमि है, जहाँ हम जन्म लिया है। यहाँ जन्म हुआ है तो यहीं पे मरना है, और यही मेरा पहचान अपना गांव से ही होगा। जब बच्चे गलती करता है तो उंगलियां तो माँ पिताजी के ऊपर उठता है, लेकिन जब बच्चे अच्छा करता है, अच्छा काम करता है, तो लोग पूछने लगता है तुम किस गांव से हो। तो अपना गांव ही अपना पहचान है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है इस पहचान को हमें बचा के रखना है। और ये संस्कार जो है अपने अंदर कैसे आएगा, मोटिवेशन अपना भूमि के लिए, ये मोटिवेशन कहाँ से आएगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मैं उदाहरण लेता हूँ। उनका पिताजी बोट चलाता था। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अब्दुल कलाम जो है न्यूज़पेपर बिक्री करता था। न्यूज़पेपर बिक्री करके उन्होंने पढ़ाई किया और अपना परिवार को भी सपोर्ट किया। ऐसे करके मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बना और 2002 को अपना प्रेसिडेंट भी बना। तो ऐसा देशभक्ति संस्कार अपना आने वाले पीढ़ी को कैसे देगा, वो हमें सोचना पड़ेगा। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जो है, ये संस्कार देने में 1925 से अभी तक कर रहा है और आगे भी करते रहेगा। करने का तरीका थोड़ा बदल सकता है, लेकिन उद्देश्य मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, ये कभी खत्म नहीं होगा। यही उद्देश्य 1925 को था और अभी भी है। तो मैं आज के इस स्वतंत्र सम्मेलन में आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने रीति रिवाज, संस्कृति, उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट कीजिए, उसके बाद प्रिजर्व कीजिए और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए इसको प्रमोट कीजिए। एक साथ हमेशा इस तरह बैठने का कोशिश करें, अपना विचार एक साथ रखें, काम भी एक साथ करें। हमारा मन एक होना है और जिस तरह हमारे पूर्वजों ने जितना सुंदर संस्कृति दिया है, जो जीने का तरीका कहते हैं, वो जो हमारे पूर्वज दादा ने दिया है, उसको निभाने के लिए अपना आने वाले पीढ़ी को अच्छा से सिखा सके, यही संकल्प लेके आप सभी को जाना है। बड़े ही संख्या में कम है, लेकिन एक व्यक्ति का भी जो बातें होगा वो बहुत बहुमूल्य होगा। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग हैं, अपने युवाओं को सिखाना पड़ेगा। हमें ध्यान देना है, हमारा समाज एकदम ठीक है ये कभी नहीं सोचना है। जहाँ अच्छा होता है उसी में ही दुश्मन टारगेट करता है, और दुश्मन जो है हमेशा आपका बाउंड्री को टारगेट करेगा। बाजार ठीक है ये नहीं सोचना है वो बाउंड्री कहाँ से है। यहाँ गालो जनजाति है ज़्यादातर, तो गालो समाज कहाँ तक है। आपका घर में डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, सबसे पहले आपका फेंसिंग को ही चढ़ने का कोशिश करेगा। इसलिए आपका समाज बाउंड्री में जो बैठा है उसका क्या हालत है, कहीं उसको बदल तो नहीं रहा।
ये सब आपको ध्यान देना है। और यही संकल्प लेके आज इस सोलंग सम्मेलन में हम सभी को एक शपथ लेके यहाँ से जाना है। इसी के साथ मैं अपना वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ।